हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल श्रीवास्तव केमिस्ट्री। जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में हमारे फर्स्ट लेक्चर सॉलिड स्टेट के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था टाइप्स ऑफ सॉलिड। और टाइप्स ऑफ सॉलिड में हमने आपको बताया था कि सॉलिड के दो टाइप्स हैं, एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अनदर वन इज अमॉर्फस सॉलिड। तो आपने देखा, दोनों को समझा सही से और आपने एग्जाम्पल भी देखा था। लेकिन आज हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप पर। देखो, ये बात समझना बहुत ही जरूरी है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, मैंने पहले ही क्लियर किया है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्रिस्टलाइन सॉलिड को फर्दर चार पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। इसी चार पार्ट को हम पढ़ेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ हमारे प्यारे से चैनल श्रीवास्तव केमिस्ट्री में। आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये किसके बेसिस पर है, तो मैं पहले बता दूं, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को हमने सीपी लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर हमारा जो क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वह चार टाइप में है। पहला जो टाइप है वह आयोनिक सॉलिड है, मैं यहां लिखता हूं आयोनिक सॉलिड। सेकेंड जो हमारे पास है वह है मेटालिक सॉलिड। थर्ड हमारे पास है कोवेलेंट सॉलिड, और ये नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है, कोवेलेंट सॉलिड। और अनदर जो हमारे पास लास्ट है वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड। हम एक एक करके सबके नेचर प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे। देखो, सबसे पहली बात की जो आयोनिक सॉलिड है, इसमें कौन सा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पार्टिसिपेट करा है, इसे समझना है। तो यहां पर हम सबसे पहले लिख सकते हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो देखो, जब आयोनिक सॉलिड की बात आती है तो आप पढ़ते आए हो कि आयोनिक सॉलिड इज मेड फ्रॉम कैटायन एंड एनायन, दैट मींस इट इज मेड फ्रॉम आयंस। आप जानते हो, तो इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा, आयंस होगा। और ये आयंस कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप बढ़िया से जानते हो बखूबी कि एक कैटायन होगा और दूसरा क्या होगा, एनायन होगा। ये आप समझते हो, ठीक है। कैटायन पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है और एनायन नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है। चलो, अब मेटालिक सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पर हम बात करें। तो देखो, मेटालिक सॉलिड केवल मेटल्स हो गया, तो मेटालिक सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हमारा होगा वो मेटल, या फिर कह सकते हो मेटालिक, मेटल लिखो, मेटल एटम्स। और देखो, हमारे पास जो कोवेलेंट सॉलिड है, तो कोवेलेंट सॉलिड कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन से फॉर्म हुआ होगा। तो कोवेलेंट सॉलिड की अगर बात करें
तो कोवेलेंट सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो नॉन मेटल होगा। क्या होगा? नॉन मेटल। अब देखो हमारे पास जो लास्ट वन है मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड की जब बात होगी तो यहां पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वह मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर एक ही टाइप का एटम हो सकता है। तो इन जनरल में बात करूं तो ये मॉलिक्यूल्स होगा। क्लियर है? तो सभी के लिए आपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जाना कि आयोनिक सॉलिड के लिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस होंगे, मेटालिक सॉलिड के लिए मेटल एटम होगा, कोवेलेंट सॉलिड के लिए नॉन मेटल होगा और मॉलिक्यूलर सॉलिड के लिए मॉलिक्यूल्स होगा। देखो अब दूसरी बात आती है कि इनके बीच कौन सा बॉन्ड या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यहां मैं इन जनरल शॉर्टली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को FOA लिख देता हूं। तो देखो आयोनिक सॉलिड के बीच यहां पर जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है और आपने पढ़ा है कि ये जो बॉन्ड है इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है जिसे आप कूलम्बिक फोर्स भी कहते हो। और आपने पढ़ा है F is equals to K into Q1 into Q2 upon R square। दैट मीन्स आपने देखा है कि जब दो चार्ज पार्टिकल होंगे Q1 एंड Q2 और इनके बीच डिस्टेंस क्या होगा? R होगा। तो हमारे पास कूलम्बिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? K into Q1 into Q2 upon R square। K यहां पर कांस्टेंट है। क्लियर है? अब देखो यही बात मैं यहां कहने जा रहा हूं कि ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज तो आपने देखा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। दूसरे चीज पर हम बात कर रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। तो यहां पर जो आयोनिक सॉलिड होगा आयोनिक सॉलिड के बीच अभी मैंने बताया कौन सा अट्रैक्शन फोर्स होगा? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा। FOA। इसी को आप आयोनिक बॉन्ड भी कह सकते हो। आयोनिक बॉन्ड। फर्दर देखो अगर आप मेटालिक सॉलिड की बात करोगे, किसकी बात करोगे? मेटालिक सॉलिड का। तो मेटालिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मेटल होते हैं इसलिए यहां पर जो बॉन्ड या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो मेटालिक बॉन्ड होगा। क्या होगा? मेटालिक बॉन्ड होगा। फिर बात करें अगर कोवेलेंट सॉलिड के लिए तो कोवेलेंट सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वह कोवेलेंट बॉन्ड के कारण होता है CB। इन जनरल में क्या लिख दूं? CB कोवेलेंट बॉन्ड। और मॉलिक्यूलर सॉलिड की जब बात आएगी तो मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात जब हम कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या माइंड में सेट करोगे? वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन जनरल में बात कर रहा हूं यहां वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है? देखो अब बोलोगे सर मॉलिक्यूलर सॉलिड का क्लासिफिकेशन फर्दर 3 टाइप में करा गया है। कौन कौन सा? पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। तो वहां पर हम फिर देखते हैं कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी होता है। क्या होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है? तो वहां अभी मैं बात नहीं कर रहा, मैं मॉलिक्यूलर सॉलिड पर बात कर रहा और मैं इन जनरल बात कर रहा। ठीक है? घबराने की कोई बात नहीं। तीसरा देखो यहां पर अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के लिए, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आयोनिक सॉलिड में जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। और अगर बात करो मेटालिक सॉलिड के लिए भी तो यहां हाई होता है। लेकिन अगर कोवेलेंट सॉलिड की बात करोगे तो यहां पर वेरी हाई होता है। बोलोगे सर
अब बताओ, देखो अब तक जितने भी इस यूनिवर्स में मैटर है उसमें जो हमारा डायमंड है उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई है और वो कोवेलेंट सॉलिड है, इसलिए मैंने कोवेलेंट सॉलिड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई लिखा है। यहां पर मॉलिक्यूलर सॉलिड के केस में लो होता है। अब बोलोगे सर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में आप आइस ले लो, आइस का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, आगे मैं एग्जांपल से बताऊंगा तो और भी क्लियर हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट कंडक्टेंस की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? कंडक्टेंस पर। तो देखो कंडक्टेंस, अब बोलोगे सर आयोनिक सॉलिड का कंडक्टेंस हाई होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा आयोनिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। अब बोलोगे सर नहीं करता है, नहीं करता है, वह सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। तो बोलोगे सर कहां करेगा? तो माइंड में डाल लो कि आयोनिक सॉलिड की जब बात करें तो आयोनिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी को मॉल्टेन स्टेट या सॉल्यूशन फॉर्म में कंडक्ट करता है। तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन molten स्टेट। ठीक है, आयोनिक सॉलिड जो है एक गुड कंडक्टर है, किस स्टेट में? molten स्टेट में। इस बात को माइंड में डाल दो। अब बोलोगे मेटालिक सॉलिड के लिए, तो मेटालिक सॉलिड जो है वो गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर, या फिर यहां लिख सकते हो हाई कंडक्टिविटी। ठीक है, हाई कंडक्टिविटी, वो आप कर लेना। अब देखो यहां पर अगर कोवेलेंट सॉलिड की बात होगी तो कोवेलेंट सॉलिड की कंडक्टिविटी ना के बराबर होती है, लेकिन यहां पर एक्सेप्शन है। अब बोलोगे सर क्या एक्सेप्शन है? तो यहां पर जो हमारे पास कोवेलेंट सॉलिड है इसमें ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है इसको छोड़कर जितने भी सॉलिड हैं सभी क्या हैं? इंसुलेटर। क्या है? इंसुलेटर। क्लियर है? बात आ रही है समझ में? तो ये कोवेलेंट सॉलिड जो है वह इंसुलेटर है, किसे छोड़कर? ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी काउज होने के पीछे रीजन है इसका नेटवर्क स्ट्रक्चर, जिसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। क्लियर है? आगे बढ़ता, मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करेंगे तो ये भी इंसुलेटर होता है, यहां पर भी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए मैं इसे इंसुलेटर कह देता हूं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब बोलोगे सर एग्जांपल्स से क्लियर करो, तो देखो मैं हर एक के लिए एग्जांपल्स देता हूं, मैं ऊपर इरेज करके लिख देता हूं। क्लियर? आप नहीं तो पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ऊपर मैं लिख देता हूं सभी के एग्जांपल्स को। देखो आयोनिक सॉलिड किससे फॉर्म हुआ है? कैटायन एंड एनायन से मिलकर। तो यहां पर बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे NaCl, रॉक सॉल्ट, ZnCl, ZnCl2। ठीक है, आप देखो जैसे कि CaF2, etc, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, आगे देखो मेटालिक सॉलिड। अब बोलोगे मेटालिक सॉलिड का एग्जांपल्स नहीं, तो मेटालिक सॉलिड आपके पास बहुत सारे हैं, पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेटल्स हैं
वह मेटालिक सॉलिड की तरह एक्ट करेंगे। तो इसके एग्जांपल्स में आप आयरन लिख लो, आप कोबाल्ट लिख लो, आप लिख लो कॉपर लिख लो, आप निकेल लिख लो, etc। कोवेलेंट सॉलिड की बात आती है तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल्स हमारे पास ग्रेफाइट है, हमारे पास डायमंड है, और जब मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात होगी तो यहां पर आप लिख सकते हो जैसे CO2 लिख सकते हो, H2O लिख सकते हो, HF लिख सकते हो, NH3 लिख सकते हो, SO2 लिख सकते हो। ये जितना भी मैंने लिखा सभी सॉलिड फॉर्म में मैंने लिखा है। CO2 आप बोलोगे सर गैस है, लेकिन मैं यहां पर CO2 जो लिख रहा हूं ये ड्राई आइस है और ये सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये पूरा आपका जो मैंने बात करा, ये बात करा है क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप पर और मैंने उसके कैरेक्टर्स पर बात किया है। तो आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो, क्लियर है? और मैं कुछ इस पर बताता हूं। देखो यहां पर अगर मैं आयोनिक सॉलिड के स्ट्रक्चर पर बात करूं जो कि आगे वाले क्लास में हम करेंगे, उसके हर स्ट्रक्चर पर बात करेंगे और पूरा अच्छे तरीके से हमें आयोनिक सॉलिड ही पूरे चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है? तो देखो यहां पर उसके पहले मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट आपको बताता हूं। पहले आप थोड़ा कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। कॉपी करने का मीनिंग है स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो जब आयनिक सॉलिड की बात करेंगे तो देखो क्या होता है। यहां पर आयंस जैसे कि अभी मैंने बोला आयंस तो Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, फिर ऐसा क्या लिखोगे यहां Cl माइनस Na प्लस, यहां पर Cl माइनस Na प्लस, यहां पर Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस। तो यहां पर जो देख रहे हो आप रेगुलर अरेंजमेंट है कंस्टिट्यूएंट का, कैटायन के बाद एनायन, एनायन के बाद फिर कैटायन, तो ये हमारा आयोनिक सॉलिड है। अब देखो मेटालिक सॉलिड को थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसके पीछे क्या रीजन है कि मेटल और मेटल के बीच बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है। अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो रिपल्सन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि दोनों तो सेम कैरेक्टर का है एटम। तो यहां पर समझना है कि यहां पर जो जैसे कि मैं मान लूं हमारे पास सोडियम मेटल है, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन जैसे ये Na प्लस के फॉर्म में होगा। क्यों भाई? क्योंकि सोडियम के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये आउटर शेल वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बाहर निकाल देता है। और ये इलेक्ट्रॉन फिर Na प्लस, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर Na प्लस, ऐसा देख पा रहे हो? तो देखो यहां पर फिर इलेक्ट्रॉन, फिर Na प्लस, फिर इलेक्ट्रॉन, Na प्लस, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर वैसा ही होता है अरेंजमेंट, ठीक है? तो समझो यहां पर जो ये Na प्लस है ये कर्नल कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्नल। और ये जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन है। अब इनके बीच क्या होता है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हो, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हो क्या होता है, ये एक दूसरे Na के बीच होता है और जो क्या करता है कंडक्टिविटी को काउच करता है, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव्स करता रहता है जिसके कारण मेटालिक सॉलिड में कंडक्टिविटी आती है और ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और ये जो मॉडल आप देख रहे हो ना, ये सोडियम या फिर इलेक्ट्रॉन, तो मैंने बोला कि ये जो भी मेटल आयन होंगे वो कर्नल होंगे और जो इलेक्ट्रॉन है इसे मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और इस मॉडल को इलेक्ट्रॉन शी मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन शी मॉडल, ध्यान रखेंगे। तो ये तो बात हो गई टाइप्स ऑफ
क्रिस्टलाइन सॉलिड पर। अगर कोई पूछे सर मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो 3 टाइप है उसे बताओ, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड की जब बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमारे पास क्या है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का जो फर्दर 3 टाइप्स है वो क्या क्या है, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। पोलर सॉलिड, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब बोलोगे सर हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड कौन सा होगा, तो यहां पर एक ट्रिक याद रखना जो मैं बार बार बताता हूं, FON, फॉन। क्या याद रखोगे, फॉन। जब क्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्म होगा तो ही वहां हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो देखो यहां तो याद रख लोगे। अब बोलोगे सर पोलर सॉलिड, तो ये मैंने जो है 11th में आपको पहले बताया है कि पोलर सॉलिड वही होगा जिसमें म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, और नॉन पोलर क्या होगा जहां म्यू इज इक्वल्स टू 0। तो वो तो 11th के सेक्शन से केमिकल बॉन्डिंग से आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर चुके हो, तो उस पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। फिर भी जब कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे क्वेश्चन हो सकता है इस पर भी हम बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन जो होगा वो ये पूछ सकता है कि फाइंड आउट टाइप्स ऑफ सॉलिड दे देगा, बोलेगा इसमें बताओ कि ये कौन से टाइप का सॉलिड है, या फिर कभी कभार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर आता है तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा कैसा, देखो इस पर बात करते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि कोई सॉलिड आपके पास एक्स है, सॉलिड क्या है आपके पास, एक्स है। अब बोला गया कि यह सॉलिड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा है, सॉलिड एज वेल एज मोल्टेन स्टेट, सॉलिड एज वेल एज मोल्टेन स्टेट। और आपसे पूछा जाए कि बताओ तब वो सॉलिड कौन सा सॉलिड होगा, वो आयोनिक सॉलिड होगा, या फिर कोवेलेंट सॉलिड होगा, या फिर मेटालिक सॉलिड होगा, या फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा, तो आपका आंसर क्या होगा। तो देखो आप कैसे आंसर करोगे, अब बोलोगे सर ये कंडक्ट नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, ना तो सॉलिड फॉर्म में कंडक्ट कर रहा है ना तो मोल्टन फॉर्म में। तो सॉलिड फॉर्म में कौन कंडक्ट करता है, तो सॉलिड फॉर्म में तो आयोनिक सॉलिड कंडक्ट नहीं करता है, मेटालिक सॉलिड करता है। लेकिन यहां ना तो सॉलिड फॉर्म में कंडक्ट कर रहा है ना तो मोल्टेन फॉर्म में कंडक्ट कर रहा है, तो यहां पर क्या होगा, ये बात जब होगी तो देखो कोवेलेंट पर आओगे तो कोवेलेंट सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है, ना तो सॉलिड फॉर्म में ना तो मोल्टेन फॉर्म में। ठीक है, अब बोलोगे सर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्यों नहीं बोला, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में आप अगर जब देखोगे पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड में तो वहां पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, इसलिए हम कौन से सॉलिड को टिक आउट करेंगे, कोवेलेंट सॉलिड को। क्या करेंगे, कोवेलेंट सॉलिड। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है, फिर क्लासिफाई करने बोल देगा तो वो सब क्वेश्चन तो आप इजीली कर लोगे। तो नेक्स्ट जो क्लास हमारा होगा वो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्लास होगा, क्योंकि वहां से हमारा सॉलिड स्टेट का मेन पोर्शन स्टार्ट होता है। मैथ पोर्शन जो सॉलिड स्टेट का हमें पढ़ना है वो हमारे नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा। तब तक के लिए